नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनमें से कुछ खबरें ही गर्मा गर्म होती हैं जो सुर्खियां बन पाती है, और उन्हीं चुनिंदा खबरों को लेकर आए हैं हम अपने खास प्रोग्राम खबर गरम में है। चलिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन की सफलता के लिए, उसके आकलन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन का एक व्यापक अवलोकन बैठक के दौरान प्रस्तुत किया। बैठक में अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकी जैसे मानव रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम योग्यता शामिल है, इन पर भी चर्चा की गई। पीएम ने इस दौरान कहा कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। वहीं पीएम ने निर्देश दिए कि इस सपने को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज के लिए एक रोड मैप विकसित करे। बैठक में गगनयान मिशन की तैयारी का मूल्यांकन भी किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई। बता दें कि हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद इसरो गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा है। दुनिया में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अंतरिक्ष रिसर्च की दुनिया में इसरो ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। जहां इसके पीछे एक तरफ इसरो के वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत थी, वहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी साथ उनको मिला है। अब देश गगनयान के लिए तैयार है। उम्मीद है कि योजना के मुताबिक ही इस अभियान में भी देश को सफलता मिलेगी। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन कानूनी अधिकार उन्हें मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो और देश की जनता में समलैंगिकता के प्रति जागरूकता हो। चंद्रचूड़ की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे सामने मौलिक अधिकार का मसला उठाया गया है, इसलिए हमारा फैसला किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने उस दलील पर ये टिप्पणी की जिसमें केंद्र सरकार ने आगाह करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी शादी को मान्यता देकर संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानून नहीं बनाता, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि विवाह भी ऐसी संस्था है जहां पर बदलाव हुए हैं। 200 सालों में सती प्रथा खत्म होने, विधवा विवाह से लेकर अंत धार्मिक अंतरजातीय विवाह तक बदलाव हुए हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब विषय संसद के देखने योग्य है, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार इस तरह के संबंधों को कानूनी दर्जा दे ताकि उन्हें भी जरूरी कानूनी अधिकार मिल सके। कोर्ट ने समलैंगिक शादी की मान्यता नहीं देने की बात कही, लेकिन इस वर्ग को कानूनी अधिकार देने की बात की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस वर्ग को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। समलैंगिक लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए, ये भी उसमें कहा गया है। ये भी कहा गया कि ऐसे जोड़ों के खिलाफ एफआईआर प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। देखिए रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें युवाओं से लेकर महिला और किसानों को फोकस में रखा गया है। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा किया है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों और महिलाओं पर फोकस दिखा है। आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली आधी दर पर मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। आईपीएल में मध्य प्रदेश की टीम बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने निशाना साधा है और इसे वचन पत्र नहीं बल्कि झूठ पत्र बताया है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक ने अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। घोषणा पत्र जारी कर कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जनता पार्टी के वादों पर कितना भरोसा कर पाती है। हालांकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार पिछली बार विधानसभा चुनावों में किए गए वादों को साल भर तक पूरा नहीं कर पाई थी, जबकि उसके बाद उसकी सरकार गिर गई और शिवराज सिंह राज्य की सत्ता पर दोबारा काबिज हो गए थे। उसके बाद अब अगर कांग्रेस चाहती है कि मतदाता उसके वादों पर एतबार करे, तो उसे फ्रेश अप्रोच के साथ लोगों के बीच जाना होगा। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करें मिजोरम की, तो यहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पर भी सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। जी हां, राहुल गांधी यहां पर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने दौरे के दूसरे दिन मिजोरम में प्रचार करते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है। राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन राहुल ने मिजोरम के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। My main point here is to focus people's attention and not to distract people's attention. Okay? And the message I want to give the people of Mizoram is very clear. The Congress party has a program, has a record, number one. Number two, both the parties, no matter what they say, the ZPM and the MNF are instruments for the BJP and the RSS to enter the state. राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है। If you look at the states where we're fighting elections, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and Mizoram, we're going to win in every single state. So it's not. I'm actually surprised. It's not challenging because when I go to Madhya Pradesh, I see a huge upsurge against the BJP. राहुल ने अपने मिजोरम दौरे पर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ युवाओं से भी मुलाकात की और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अब देखना होगा कि राहुल की ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं।
तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीति को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं। उन्होंने कई जगह अलग अलग समूह के लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को सुना है और उनके मुद्दों पर बात की है। राहुल ने मिजोरम जाकर भी अपनी इस कोशिश को जारी रखा है। वहां राहुल युवा लोगों से मिले और कांग्रेस को लेकर उनकी नजर में एक सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश रही। अब राहुल की यह कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। राजस्थान में अभी फिलहाल में कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि जब चुनाव नजदीक आते हैं उससे पहले दल बदल की राजनीति काफी देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसा ही राजस्थान में देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी भी लिस्ट जारी करने को लेकर, घोषणा को लेकर मंथन करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। यहाँ महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। दोनों ही नेता राजपूत समुदाय से हैं, जो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण समुदाय है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने पार्टी की सराहना की। वहीं कांग्रेस में टिकट वितरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये हाईकमान तय करता है कि घोषणा कब करनी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये हाईकमान तय करता है डिक्लेयर हमें कब करना है। ये भी एक व्यवस्था का पार्ट होता है, प्रबंधन का पार्ट है। वो देखते हैं कि कब लिस्ट आती है। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। विधानसभा चुनाव परिणामों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान और भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। नेता अपने सियासी नफे नुकसान को देखते हुए दल बदलने में लगे हैं। वादों और जनता को रिझाने का दौर जारी है। अब जनता किस राजनीतिक दल पर एतबार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, जहां सीएम ने शिकायतों को सुनते हुए कड़ा एक्शन भी लिया। सीएम ने डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को सस्पेंड कर दिया है। पिछली ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट पर तय समय पर उचित कार्रवाई न करने पर सीएम ने ये कार्रवाई की है। स्कूल पुराना स्कूल है और चलता आ रहा है, 2-3 मंजिल है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की है, मैं भी सुन के हैरान हो गया कि 6000 के आसपास बच्चे उसमें पढ़ते हैं और अध्यापक भी 100 से ऊपर है। फिर भी वो बिल्डिंग कमजोर भी हो गई है, तो उसके लिए नई बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल की या लड़कियों का यहाँ रखेंगे, वहाँ लड़कों का जैसा भी करना होगा, एक की बजाय 2 स्कूल उसके होंगे और HSVP का 1.66 एकड़ यानी 2.25 एकड़ जमीन वो HSVP की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के आज देने के लिए हमने कह दिया है, ताकि नए स्कूल की बिल्डिंग में बन जाए, उस स्कूल की समस्या का हल ये कर दिया जाए। नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार हमने कहा था इसको पूरा करें और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन पावर जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम डीसी जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी और पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HSVP ने वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्परेरी उसका पैसे 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालेंगे। जो अवैध कब्जे हैं,
क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे थे। मीटिंग में उनके सामने 13 शिकायतें रखी गई। सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल जन सरोकारों से जुड़े कार्यों को लेकर खासा चिंतित और एक्टिव रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने ये बैठक ली थी और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन में भी दिखे और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कड़ा एक्शन भी लिया है। और अक्सर इस तरह की तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक जनसंवाद में देखने को मिली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया था। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया और कौन से एक्टर और एक्ट्रेस को। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। आइए इन्हें ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान। बेस्ट फीचर फिल्म सरदार, उधम सिंह और रॉकेट द नाम्बी इफेक्ट्स। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्शन निखिल महाजन मराठी फिल्म गोदावरी के लिए। बेस्ट एडिटिंग गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट कोरियोग्राफी RRR। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े नामी हस्तियों ने शिरकत की। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। किसी भी फिल्मकार और कलाकार को यह सम्मान मिलना गर्व की बात होती है। हर साल आयोजित होने वाले इस सम्मान समारोह की कड़ी में इस बार भी इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है वो RRR को दिया गया। इसके अलावा नेशनल फिल्म अकादमी की तरफ से जो फिल्में बनाई जाती है उसे लेकर जो फिल्में नॉमिनेट होती है उसकी जानकारी भी इसकी वेबसाइट पर दी जाती है। उसके बाद जिन फिल्मों को चुना जाता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। इसी बीच वहीदा रहमान को दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। विश्व कप 2023 चल रहा है और एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना कहीं ना कहीं आसान नजर आ रहा है, क्योंकि भारत अब तक कोई भी मैच नहीं हारी है और रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रही है। देखिए रिपोर्ट। विश्व कप 2023 में अभी तक पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत टॉप पर है। उसने 3 मैच जीते हैं और सभी में भारतीय टीम अगर इसी तरह से प्रदर्शन करे तो सेमीफाइनल में पहुंचना आसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल में दावेदारी पेश की है। भारत ने शुरुआती तीनों मैच को जीता है और टॉप पर चल रही है। न्यूजीलैंड कड़ी टक्कर दी रही है। न्यूजीलैंड पॉइंट्स के मामले में आगे है, लेकिन अगर रन की बात करें तो रन रेट के हिसाब से भारत टॉप पर है। भारत ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को बड़े मार्जिन से हराया है। ऐसे में भारत की टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेमीफाइनल में भारत की टीम नजर आएगी। विश्व कप में भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। पॉइंट टेबल्स पर भारत का प्रदर्शन टॉप पर है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर अपनी जगह बना ली है और भारतीय टीम फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है।
चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला है और कहीं ना कहीं मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के 4 शहरों में आज सुबह ही मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 4 शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अंबाला, कालका, नारायणगढ़ और पंचकुला में हल्के से मध्यम बारिश होने के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं अब वैसे ही मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से सक्रिय रहने को लेकर संभावना जताई है। हवाओं में बदलाव हो सकता है। मौसम में इस बदलाव के कारण 16 और 17 अक्टूबर को राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तो वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश होने से शहरों में प्रदूषण कम हो सकता है। साथ ही AQI में गिरावट देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग की तरफ से 15 और 16 अक्टूबर को मौसम विभाग की ओर से सूबे के सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर हरियाणा के साथ ही दक्षिण में दक्षिण पूर्व हरियाणा और पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा केदारनाथ में शुरुआती बर्फबारी देखने को मिली। धाम में सीजन की ये पहली बारिश है। माना जाता है कि नवरात्रि के शुरुआत में बर्फबारी बेहद शुभ मानी जाती है। तो देश भर में मौसम का मिजाज बदला है और आपको बता दें कि हल्की बारिश के साथ हरियाणा में कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा एक इकलौता राज्य नहीं है जहां पर इस तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो वहां भी मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मानसून का अंत होने वाला है और ठंड की शुरुआत होने वाली है। कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 55 ठिकानों पर आईटी ने रेड की है और इस दौरान करोड़ों में रुपए मिले हैं, जिससे आईटी की टीम भी पूरी तरह से चौंक गई है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 55 से अधिक स्थानों पर ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर चल रही छापेमारी में आयकर विभाग ने लगभग 94 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। साथ ही 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरी घड़ियां भी बरामद की गई हैं। इसी तरह यूपी में आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जो दलितों की थी। ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के यहां छापेमारी में मिला इतना कैश और गहने देखकर आयकर विभाग के भी होश उड़ गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि कुल 102 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है। अब इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी जमकर हो रही। जैसे ही ये खबर सामने आई तो बेहिसाबी नकदी की बरामदगी के बाद कर्नाटक के सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच एक तरह से वॉक युद्ध छिड़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो 102 करोड़ के जो नोट मिले हैं उस पर जांच की जा रही है। चलें इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग